हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल वन एग्जाम पर स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दूरी और विस्थापन के बारे में। हम उन्हीं पर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जामों में आ चुके हैं। आज हम उन पर विशेष चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल हम आपको एकदम आसानी तरीके से समझाएंगे। चलिए हम आपको आज न्यूमेरिकल समझाते हैं। उसके बाद आपको हम कुछ भौतिक राशियाँ हैं, हम आपको दूरी विस्थापन के बारे में बताए थे। आज हम आपको चाल और वेग के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल पर कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल कह रहा है एक विद्यार्थी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर विद्यालय जाता है और आते समय अपने मित्र के घर रुक जाता है जो कि विद्यालय से 3 किलोमीटर दूरी पर है। मित्र के घर की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें दूरी और विस्थापन का अनुपात ज्ञात करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर विद्यालय की ओर जाता है। एक विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी है, वो अपने घर से, ये उसका घर है, वो अपने घर से 5 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर विद्यालय जाता है और आते समय अपने मित्र के घर रुक जाता है। वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर विद्यालय पहुंचकर विद्यालय से वापस लौटते समय अपने मित्र के घर रुक जाता है जो कि विद्यालय से 3 किलोमीटर दूरी पर है। वो वापस आएगा, वो कितनी दूरी पर है उसके मित्र का घर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूरी पर है मित्र का घर। 3 किलोमीटर दूरी पर है। मित्र के घर की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब तक ये विद्यार्थी कुल कितनी दूरी तय कर चुका है? अपने घर से गया विद्यालय 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद अपने मित्र के यहाँ गया 3 किलोमीटर, तो कुल उसकी दूरी क्या हो गई? 5 + 3 8। वो कुल दूरी 8 किलोमीटर तय कर चुका है। 8 किलोमीटर। यदि वह 2 किलोमीटर दूरी और तय कर ले तो वह अपने घर पहुंच जाएगा। 2 किलोमीटर दूरी तय कर ले तो वह पुनः अपनी वही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा जहां उसने शुरुआत की थी, या वो अपने घर से शुरुआत की थी विद्यालय की ओर जाने की। जब वो अपने मित्र के घर 3 किलोमीटर दूरी पर गया तो 2 किलोमीटर शेष बचा, तो यही हमारा क्या है? विस्थापन। तो प्रश्न क्या कह रहा है? विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। दूरी अनुपात विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन। दूरी हमारा कितनी है? 8 किलोमीटर और विस्थापन 2 किलोमीटर। इसे हम हल करेंगे। 8/2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो आंसर क्या आएगा? 4:1। ऑप्शन में है, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? आपको क्या करना है, एक विद्यार्थी अपने घर से 5 किलोमीटर दूरी पर गया और उसका विद्यालय 5 किलोमीटर दूर है। घर से 5 किलोमीटर विद्यालय गया, फिर वो अपने फ्रेंड के घर वापस 3 किलोमीटर दूरी तय करके वो अपने फ्रेंड के घर आया। तो 5 किलोमीटर चला और फिर उसने दोबारा 3 किलोमीटर चला, तो कुल दूरी उसने 8 किलोमीटर तय की। 8 किलोमीटर तय की घर से और 5 किलोमीटर विद्यालय की ओर गया। जब 8 किलोमीटर दूरी तय की तो 5 + 3 + 2, 5 और 5 10, फिर ये 3 किलोमीटर चला, फिर कितनी दूरी बची? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर बची जो हमारा विस्थापन हो गया। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात हमसे पूछा था, दूरी बटे विस्थापन, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, जिसे दूरी को हम डिस्टेंस और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। दूरी और विस्थापन का अनुपात जो हुआ, दूरी 8 है और विस्थापन 2 है। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो 4:1 आएगा, जो हमारा आंसर ए बिल्कुल सही है। हम आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है एक व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर
चक्कर लगाता है, एक व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो व्यक्ति द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन क्या होगा। क्या कह रहा है, 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, 10 मीटर त्रिज्या, ये 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 6 चक्कर लगाता है तो व्यक्ति द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन क्या होगा। जब हम किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो हम उसकी परिधि का चक्कर लगाते हैं, आप लोग जानते होंगे वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 6 चक्कर लगाता है तो व्यक्ति द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन क्या होगा। वृत्त की परिधि 2 पाई r है, आप कह रहे हैं त्रिज्या 10 मीटर है, तो 2 पाई त्रिज्या कितनी है, 10 है, 2 इंटू पाई इंटू 10, 2 पाई आपकी 10 मीटर त्रिज्या है, तो 10 टू जा 20 पाई, हम पाई का मान रख दें 20, 22/7, हल कर दें इसे, 440/7। आपको ऑप्शन इसमें से दिख रहा है, मान लो ये 120 में 20 पाई हो, तो आप 99% है कि आप एग्जाम में इसे क्लियर करके चले आएंगे, जो आपको नेगेटिव मार्किंग दिला देगा। आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, न आपको जल्दबाजी करनी है कि हम कितनी जल्दी फार्मूला लगाएं और फार्मूले से न्यूमेरिकल को हल करके उत्तर दे दें। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन समझेंगे तब उसे हल करेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप फार्मूले के आधार पर क्वेश्चन को हल करें और एग्जाम में गलती कर बैठें। वृत्त की परिधि का फार्मूला आप लोग जानते हैं, 2 पाई r होता है। आपकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ये क्या कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर 6 चक्कर लगाता है तो व्यक्ति द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन क्या है। 10 मीटर त्रिज्या आपकी है, आप एक चक्कर लगाइए, आप वही गंतव्य स्थान पर बार बार पहुंच रहे हैं, दूसरा चक्कर लगाइए, फिर आप उसी स्थान पर पहुंच रहे हैं, तो प्रारंभिक चाल की तय की गई दूरी और पहुंची गई चाल की तय की गई दूरी का अंतर जो होता है वही विस्थापन होता है। आप पुनः उसी स्थान से तीसरी चक्कर लगाइए, फिर वही स्थान, चौथा चक्कर लगाइए, फिर भी वही स्थान। जो आपका विस्थापन है, आप दूरी तय नहीं कर रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं, फिर वही दूरी पर आ गए हैं। मान लो आपने घर से स्कूल की ओर गए आप, और फिर स्कूल से घर की ओर आ रहे हैं, फिर घर से स्कूल की ओर आ रहे हैं, फिर स्कूल से घर की ओर आ रहे हैं, तो आप अपने गंतव्य स्थान तक ही पहुंच रहे हैं, ना आप स्कूल पहुंच पा रहे हैं, आप सिर्फ अपने गंतव्य स्थान तक ही पहुंच पा रहे हैं, तो आपका विस्थापन जो होगा वो शून्य होगा। तो ऑप्शन में आप देखकर मत जाइए कि हम सूत्र पर आप हल कर देंगे और उत्तर सही हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आप उसकी डिफिनेशन को समझेंगे, फिर आप क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा शून्य। आप वही स्थान पे बार बार आ रहे हैं, दूरी आपने तय की नहीं की, दूरी तय, मैं यहीं खड़ा हूँ, फिर घूम गया, फिर यहीं आके खड़ा हो गया, तो दूरी तय हुई नहीं हुई। हम अपने ही गंतव्य स्थान पर प्रत्येक मात्रक पर खड़े हुए हैं, जो हमारा मात्रक बताता है वो शून्य है। गंतव्य स्थान पर खड़े रहना वो जो शून्य होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्तीय पथ पर विस्थापन एवं दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्तीय पथ पर विस्थापन एवं दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको इसके पिछले वाले क्वेश्चन में पूर्ण वृत्तीय रूप को समझाया। अब ये सवाल कह रहा है अर्धवृत्तीय पथ पर विस्थापन एवं दूरी का अनुपात ज्ञात करना। अर्धवृत्त
ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये है अर्धवृत्त। जानते हैं अर्धवृत्त। अभी हम आपको पूर्ण वृत्तीय संरचना की न्यूमेरिकल समझाए। अर्धवृत्त, मिटा देते हैं। कह रहा है अर्धवृत्तीय पथ पर विस्थापन एवं दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया पूर्ण वृत्तीय पथ पर चली गई दूरी परिधि कहलाती है। परिधि कहलाती है, जिसको हम 2 पाई r से व्यक्त करते हैं। तो पूर्ण वृत्तीय को हम, पूर्ण वृत्त को हम 2 पाई r से करते हैं। तो अर्धवृत्त को हम कैसे करेंगे? 2 पाई r पूर्ण वृत्त है, इसे हम हाफ अर्धवृत्त कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जिससे अर्धवृत्त की परिधि का मान पाई r हो जाएगा, जब वृत्त पूर्ण दूरी पर हो। जब पूर्ण वृत्त की दूरी पूर्ण रूप से हो तो 2 पाई r होती है। यदि अर्धवृत्त है तो हम 2 पाई r को 2 से डिवाइड करेंगे तो अर्धवृत्त का जो मान होगा, परिधि का मान होगा, वो पाई r होगा। अर्धवृत्त को मिलाने वाली रेखा, ये A है, ये B, मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। ये बिंदु और ये बिंदु मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है, जो बीचों बीच होती है। व्यास कहलाती है जो जिसकी त्रिज्या दुगनी होती है। व्यास में जो त्रिज्या होती है वो दुगनी होती है। आप ये देखते हैं पूर्ण वृत्त बनाने में ये r जो होती है वो दुगनी होती है, 2r दुगनी होगी। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की दुगनी होती है। तो हम सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है आपसे? विस्थापन एवं दूरी का अनुपात क्या होगा? जो विस्थापन है हमारा 2r और हमने क्या निकाला अभी? अर्धवृत्त पाई r। आप इसे हल करेंगे तो हमने आपको बताया अर्धवृत्त जो है वो पूर्ण वृत्त की जो परिधि होती है उसका हाफ, ये अर्धवृत्त है। अभी हमने आपको बताया पूर्ण वृत्त की वृत्तीय परिधि जो होती है वो इसके अर्धवृत्त का आधा होती है। तो अर्धवृत्त का मान पाई r हो गया और पूर्ण वृत्त का मान 2 पाई r हो गया। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपान पाई का मान होता है 22/7। तो ये ऊपर चला जाएगा 14/22। इसे काट देंगे हम, 2 से 14, 2 11 22। तो आंसर हमारा आएगा 7/11। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमने आपको बताया जो पूर्ण वृत्त होता है वो 2 पाई r होता है, जिसकी परिधि 2 पाई r होती है। लेकिन अर्धवृत्त की परिधि जो होती है वो आधी हो जाती है। जब 2 पाई r पूर्ण वृत्त है तो अर्धवृत्त जो आधा हो जाता है तो 2 पाई r अपान 2 हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्धवृत्त का मान पाई r आ जाएगा, जो हमारा विस्थापन निकालेगा। उसके बाद जो त्रिज्या होती है व्यास की दुगनी होती है, तो 1r × 1r इक्वल टू r, 1r + 1r इक्वल टू r। इसे हम हल करेंगे तो 2, चूंकि पाई का मान 22/7 होता है, हम इसे इस स्थान पर रखकर हल करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 7/11 आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं आपसे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें। आपने इसे रीजनिंग में बहुत पढ़ा होगा, दिशा निर्देश में।
कि कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन ज्ञात कीजिए। रीजनिंग में आपने इसे खूब लगाया होगा। दिशा चैप्टर से है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो विस्थापन क्या होगा। दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो दूरी हमें ज्ञात नहीं करनी। दूरी क्या होगी इसकी, दूरी 3 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, दूरी कितनी हो जाएगी, 3 + 4 7 किलोमीटर दूरी तय की। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि विस्थापन ज्ञात कीजिए। आपने कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा लंब जो है वो 4 है लंब, और आधार जो है वो 3 है। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण विस्थापन। विस्थापन हमें निकालना है समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से एबीसी। तो फार्मूला आपने हम बताया आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का मान इसे हम चिन्हित कर दे रहे हैं ABC। तो ये हमारी कर्ण है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण क्या है, AC का होल स्क्वायर इक्वल क्या है, लंब क्या है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 3 9 = 25। AC स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगेगा, तो √25 का मान होता है 5। तो हमारा विस्थापन क्या होगा, या कर्ण का मान क्या होगा, 5 होगा। ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। आपने समझा कि इसे बहुत बार लगाया होगा, आपने हाई स्कूल में लगाया होगा, इस पर रीजनिंग में आपने लगाया होगा। ये नियम एकदम सरल नियम है कि आधार हम इसे मानते हैं, आधार हम इसे मानते हैं, इसे कर्ण का नाम देते हैं और इसे लंब का। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमने इसे हल किया है। जो विस्थापन का मान ज्ञात कर चुके हैं वो है 5। आप लोगों को समझ में आया होगा। हम आपको चर्चा करते हैं, हम आपको बताएंगे विस्थापन और विस्थापन दूरी के बारे में हमने आपको बताया था। हम आपको वेग और चाल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि वेग क्या है, वह कौन सी राशि है, चाल क्या है, वो कौन सी राशि है, और उसके मात्रक कौन है, उनकी विमाएं क्या हैं, हम आपको बताते हैं। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था दूरी और विस्थापन के बारे में, ऐसा ही एक थ्योरम चैप्टर बना के आपको समझाया था। तो हम उसको मैंने आपको बताया था दूरी और विस्थापन को। लेकिन हम अब अन्य दो राशियां जो हैं वो चाल और वेग, चाल स्पीड, वेग वेलोसिटी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हम आपको परिभाषित करेंगे कि चाल क्या है, वेग क्या है, चाल में क्या अंतर है और वेग में क्या अंतर है। चाल हम किसे कहते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और वेग विस्थापन के समय के साथ, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर जो होती है वो वेग कहलाती है या वेलोसिटी कहलाती है। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है और चाल समय के साथ परिवर्तन दर चाल कहलाती है।
आप अपने गंतव्य स्थान पर हैं और बाइक चला रहे हैं, आप 10 किलोमीटर गए, मान लो 10 सेकंड में या 10 मिनट में, मान लो 20 गए 20 मिनट में, 30 गए 30 मिनट में, ये प्रति दर अपनी चाल को किलोमीटर में भी और समय में भी परिवर्तन कर रही है। 10 20 30, 10 20 30, जिसे हम कहेंगे समय के साथ जो परिवर्तन होता है उससे हम चाल से प्रदर्शित करते हैं या चाल कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, वेग जो होती है वो सदिश राशि होती है। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का सूत्र आपको पता होगा, दूरी बटे समय होता है, और वेग का विस्थापन बटे समय होता है। दूरी को हम मीटर से प्रदर्शित करते हैं और समय को हम सेकंड से प्रदर्शित करते हैं। मीटर को हम एम और सेकंड को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। वैसे हम विस्थापन को भी मीटर से प्रदर्शित करते हैं और समय को हम टी या टाइम से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बताया था बीमीय सूत्र निकालने के लिए आपको एम एल टी की आवश्यकता होती है। एम मतलब द्रव्यमान, एल मतलब लंबाई, टी मतलब समय। आप इसके बिना मात्रक तो निकाल लेंगे, बीमीय सूत्र भी हल कर लेंगे, लेकिन बीमीय सूत्र तभी सही होगा जब आप वो पूर्ण स्वरूप बीमीय स्वरूप का लेंगे, जो है एम.एल.टी। आपको दूर दूर तक नजर आ रहा है कि द्रव्यमान इसमें है, द्रव्यमान नहीं है। आप लंबाई मीटर को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, लेंथ जिसे हम लंबाई बोलते हैं उसे मीटर प्रदर्शित करते हैं। तो एम है, एम नहीं है। एम.एल.टी जो बीमीय स्वरूप होता है, एम नजर आ रहा है आपको कहीं इस मात्रक में और इस मात्रक में, तो एम क्या है आपका, 0 है। एम जो आपका है वो 0, हम इसे आप यहाँ दर्शा दे रहे हैं। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड। तो मीटर को हम एल और सेकेंड को टी। बीमीय सूत्र जो होता है एम, जो एम नहीं है तो एम 0, एल है आपका एल 1 है, टी जब ऊपरी जाएगा तो टी -1 हो जाएगा। एम एल टी, एम 0 एल 1 टी -1 इसका बीमीय सूत्र होगा चाल का, एम 0 एल 1 टी -1। और वेग का हम निकालेंगे विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम लेंथ, इसे भी एल और टी से प्रदर्शित करते हैं। तो एम इसमें भी नजर नहीं आ रहा है, तो एम 0 एल 1 टी ऊपर जाएगा टी -1। इसका मात्रक और इसका बीमीय सूत्र चाल और वेग का मात्रक और इसके बीमीय सूत्र एक समान है। मैंने आपको हल करके बताया, चाल का बीमीय सूत्र भी सेम है और वेग का बीमीय सूत्र भी सेम है, जो है m0 l1 t-1। आप इसे कुछ मगज से बस कह दिए ml t-1 m0 l1 कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे साधारण रूप से चाल का बीमीय सूत्र ml t-1 कह सकते हैं और वेग का बीमीय सूत्र भी ml t-1 कह सकते हैं। आपको m0 l1 t नहीं लिखने, ये माइनस में है, अगर ये धनात्मक में होता तब भी ये ना लिखा जाता, mlt के स्वरूप में इसे व्यक्त किया जाता। mlt-1 दूरी और विस्थापन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो दूरी और विस्थापन के मात्रक और विमीय सूत्र थे वो भी समान थे, और हमने आपको चाल एवं वेग के बारे में बताया। चाल और वेग के विमीय सूत्र और उनके मात्रक जो है वो बिल्कुल सेम है। आपको बस इतना याद रखना है कि चाल जो है वो एक सदिश राशि है और वेग जो है वो सदिश राशि है। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर जो होती है वो वेग कहलाती है। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, जो एक सदिश राशि है। वेग का ऋणात्मक मान संभव है। मैंने अभी आपको दूरी और विस्थापन के बारे में बताया, इसमें क्या कह रहा है, वेग का ऋणात्मक मान संभव है। हम आपको वेग के न्यूमेरिकल में अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराएंगे तो उसका मान जैसे माइनस में आ गया तो ठीक रहेगा, लेकिन यदि हम चाल को प्रदर्शित करते हैं, चाल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं
यदि आंसर में माइनस आ रहा है तो यह मान संभव नहीं है, वो आपका मान बिल्कुल गलत होगा। आप वेग में माइनस में उत्तर ला सकते हैं, लेकिन चाल में आपका यदि माइनस में उत्तर आता है तो वो न्यूमेरिकल आपका रॉन्ग होगा। आपने समझा, चाल में ऋणात्मक मान संभव नहीं है, वेग में ऋणात्मक मान संभव है, जिससे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यदि आपको माइनस आ रहा है वेग में तो सही है, आपको लगे हाँ सही है, लेकिन यदि चाल में अगर माइनस आपका आ रहा है तो वो सही नहीं है। हम आपको आगे चर्चा करते हैं। हमने आपको भौतिक राशियां और ये चाल और वेग के बारे में बताया, हम आपको आगे चर्चा करेंगे त्वरण के बारे में। हम आपको बताएंगे एक्सीलरेशन जिसे कहते हैं, त्वरण की परिभाषाएं क्या होती हैं, त्वरण के बारे में हम कुछ जानेंगे, फिर हम चर्चा करते हैं आपसे। देखिए, हम आपको समझाएंगे त्वरण क्या है, त्वरण की परिभाषा क्या है, त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण कौन सी राशि है, त्वरण का फॉर्मूला क्या है, हम आपको बताते हैं। त्वरण को हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। किसी वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं, और उसके वेग के घटने के मंदन प्रक्रिया जिसे हम रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। जो वेग घटने को रिटार्डेशन मंदन कहते हैं। वेग में परिवर्तन होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग को हम v और प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा त्वरण एक सदिश राशि है, मैंने लिखा है त्वरण एक सदिश राशि है। एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का फार्मूला जो होता है वेग में परिवर्तन अपान समय में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन इक्वल, ये मैंने लिखा है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। आप इसे बना सकते हैं प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय में परिवर्तन। त्वरण को हम स्मॉल ए, ये जो राशि है आपको हम सिंबल दिखा रहे हैं लाइन की, ये सदिश का सिंबल है, वेक्टर जिसे हम बोलते हैं। वेक्टर मतलब सदिश राशि। त्वरण इक्वल, मैंने आपको बताया अंतिम वेग को हम v और प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं। जो ये फार्मूला बनता है a इक्वल v माइनस u अपान dt, जो आपको न्यूमेरिकल में मदद करेगा। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वह त्वरण कहलाता है। समय के साथ, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, आप जैसे बाइक चला रहे हैं, बाइक आप चला रहे हैं, जैसे आप कुछ भी किलोमीटर दूरी तय करते हैं, कोई किलोमीटर दूरी करते हैं, 20 किलोमीटर करते हैं, 30 किलोमीटर दूरी तय करते हैं या 40 किलोमीटर तय करते हैं। अगर यदि आपने 20 किलोमीटर दूरी तय की, उसका कुछ समय तो भी होगा। 20 किलोमीटर आपने आधे घंटे में तय की, 30 किलोमीटर उससे ज़्यादा वक्त में तय की, तो समय के साथ वेग में भी परिवर्तन जो हो रहा है वह त्वरण कहलाता है। मैंने आपको बताया वेग और चाल के बारे में, उसके बाद मैंने आपको त्वरण के बारे में बताया। मैं आपको कल वाले वीडियो में भौतिक राशियों के बारे में बताऊंगा। आप लोग जो बीमाएं होती हैं, हम वो 30 से 35 बीमाएं और फिजिक्स में काम आने वाले कुछ भौतिक राशियां और उनके मात्रक, हम सभी आपको परिभाषित रूप से चर्चा करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो फिजिक्स का परिचय, भौतिक विज्ञान का परिचय, जो भौतिक विज्ञान में उपयोग, न्यूमेरिकल में उपयोग होने वाली मात्रक और बीमाएं और भौतिक राशियां हैं, हम उन्हें आपको विस्तार रूप से बताएंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। जो हम ये सूत्र लिख रहे हैं वो सभी सूत्र उसमें होंगे, जो एक तालिका में आपको बनाकर दिए जाएंगे। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी, थोड़ा भी अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स या आपके पढ़ने लिखने वाले साथी जो हैं उनके पास जरूर शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो एक नई उमंग के साथ। नमस्कार।